कह दो बेशक वह अपने घर आराम करे, चांद सितारे जी भर सोए नहीं किसी का काम करें। अगर अमावस से लड़ने की जिद कोई कर लेता है तो एक जरा सा जुगनू सारा अंधकार हर लेता है। क्या बात है। ऐसे जुगनू के समान प्रकाशमान आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय तिवारी साहब, जिनका उद्बोधन आपने सुना, जिनका प्रेरक उद्बोधन आप सभी ने महसूस किया कि किस शून्य से शिखर पर पहुंचने की पूरी जो उनकी यात्रा थी वो कितनी प्रेरणादायी है। सर, मैं एक बार फिर आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी ही देर में हमारे एसपी साहब जो हैं श्रुतकीर्ति सोमवंशी जी, वो भी आप सबसे रूबरू होंगे। वो यहाँ थोड़ी देर में पहुँचेंगे और वो आपको मार्गदर्शन देंगे। और उसके बाद हम लोग एक प्रश्न उत्तरों का सत्र रखेंगे थोड़ी देर का, ताकि आप लोगों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हों आप उनसे पूछ सकें। सो मैं बहुत ही संक्षिप्त में कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूं, बिकॉज आज आपने देखा होगा हमारी जो टैगलाइन है, यही समय है, सही समय है। हमने इस टैगलाइन के साथ आज का ये मोटिवेशनल कैंप आयोजित किया है, यही समय है। इसका मतलब इसके बाद समय आने वाला नहीं है और यही सही समय है। तो जो बच्चे कक्षा 9वीं में है, मेरी पहली जो सूत्र है मैं आपको दे रहा हूं, जो बच्चे कक्षा 9th में हैं उनको ये सुनिश्चित करना है कि तीर कमान पर लग जाए। मतलब 9वीं क्लास में आने के बाद हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये हर हाल में तय करने की स्थिति में हूं। जो बच्चे कंफ्यूजन में हैं उनको अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। तो 9th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। और आप इससे जितना विलंब करते जाते हैं आप आगे अपने करियर में उतना पीछे होते जाते हैं। आपको उतनी ही ज्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती है चीजों को ठीक करने में। तो पहला सूत्र है, कक्षा 9वीं में तीर कमान पर लग जाना चाहिए। 9th क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब अलर्ट हो जाएं कि अब अपने को अपने करियर की दिशा तय करनी। नंबर दूसरा पॉइंट, बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि कक्षा 11वीं में आए तो क्या सब्जेक्ट लें। ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए, पीसीएम लें कि पीसीबी लें, कि कॉमर्स लें कि वोकेशनल लें, क्या लें। तो आपके पास बहुत कम चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, खास तौर से छोटे जिलों के स्कूलों में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं जो आपको समझना पड़ेगी। अभी तक हमारे मन में जो भ्रम रहता है कि सर जो सब्जेक्ट हम अभी लेंगे वही हमको आगे चल करके करियर में काम आएगा, तो अब ऐसा बचा नहीं है। एक्चुअली ये पुराने समय की बातें हैं। अब बहुत कम जगहों पर, जैसे मान लीजिए आपको जेईई की परीक्षा देना है तो आपको साइंस रिक्वायर्ड है 11th 12th में, या आपको नीट की परीक्षा देना है तो आपको साइंस रिक्वायर्ड है। बहुत कम स्थानों पर ऐसा बचा है जहां पर 11th का सब्जेक्ट आपके लिए आगे की भूमिका तय करता है। बाकी सभी जगहों पर जो परीक्षाएं आगे होती हैं उसका 11वीं के सब्जेक्ट सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये पुराने जमाने की बातें हैं, ये अब नहीं है वैसा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ परीक्षाओं को छोड़ करके आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको आईएएस की परीक्षा देना है, अब आप साइंस ले लो कि कॉमर्स ले लो कि आर्ट्स ले लो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आईएएस की परीक्षा में तो धरती से आसमान तक सब चीजें पूछी जाती हैं, उसके सिलेबस में सब कुछ है। तो आप 11th में जो भी ले लोगे वो आपके काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम परीक्षाएं वैसी हो गई हैं। तो ये मेरा दूसरा सूत्र है जिसको कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा सूत्र जो मेरा है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि, और मैं बार बार इस बात पर बहुत जोर देता हूं, विद्यार्थियों को ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मेरे दो सूत्र आपको दे रहा हूं मैं। पहला सूत्र ये है कि परसेंटेज की मानसिकता से बाहर निकलो। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में 12वीं की परीक्षा में और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में
95% प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर है। इतने अधिक बच्चों ने 95% लाए हैं कि 90% लाने वाले बच्चे मायूस हो गए। उनके घरों में टेंशन का माहौल है। अदरवाइज पहले 90% लिया हो तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब 98% पर भी बच्चा खुश नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बहुत काम की चीज बताना चाहता हूं, वो ये कि अब 11वीं और 12वीं का और 10वीं का उपयोग हम पहले परसेंटेज के लिए करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस परसेंटेज के आधार पर हमारा किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में सिलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला बोलता था कि भाई आपके 98% हो तो आओ, नहीं तो आपको नहीं लेंगे हम, परसेंटेज चाहिए होता था। लेकिन अब वो जमाने बीत गए। अब परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं बची है। तो 11वीं और 12वीं का उपयोग, 10वीं का उपयोग हमको परसेंटेज के पीछे भागने में नहीं करना चाहिए, बल्कि कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए करना चाहिए। क्योंकि हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सीयूईटी, सीयूईटी का फुल फॉर्म कितने बच्चे जानते हैं? बहुत कम। अरे हाँ बताओ जी, क्या है सीयूईटी का फुल फॉर्म? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो किसी बच्चे को देश की यदि प्रख्यात यूनिवर्सिटी में बीए, बीकॉम, बीएससी करने के लिए एडमिशन लेना है तो उसको सीयूईटी देना पड़ता है। अब जब ये सीयूईटी की एग्जाम आ गई तो सीयूईटी की एग्जाम क्या कहती है? या आपको कैट देनी है या आपको क्लैट देनी है, कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी है। अब आपको आईएएस की एंट्रेंस एग्जाम देनी है। आईएएस की एंट्रेंस एग्जाम कहती है कि बच्चे को बैचलर डिग्री में मात्र 33% मार्क्स मिनिमम चाहिए। कितने चाहिए? 33% मार्क्स यदि आपके बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई में हैं तो आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हो। अब कहां परसेंट की जरूरत है? मैक्सिमम परीक्षाएं इस देश की ऐसी हैं जिसमें आपको 50 से 60% मार्क्स भी होते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम आराम से दे सकते हैं। आईआईटी जेईई के लिए 75% मार्क्स की अनिवार्यता है, इससे ज्यादा की नहीं है। तो किसने कहा आपसे कि आप 95% मार्क्स के पीछे भागो? आप उठा करके देख लीजिए, आप लोग सब इंटरनेट सेवी हैं, आप लोग इंटरनेट पे काम कर लेते हैं? नहीं करते? कर लेते? हाँ। आप उठा के देख लीजिए कि भारत की या विश्व की कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें 95% मार्क्स चाहिए, 98% मार्क्स चाहिए? आपको एक भी परीक्षा नहीं मिलेगी। तो फिर हम परसेंटेज के पीछे क्यों भाग रहे हैं? कौन सी ये चूहा दौड़ है जिसके पीछे हम अपना दिन रात का चैन खराब कर रहे हैं? तो हमको अपना डायरेक्शन इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। तो परसेंटेज के पीछे ना भागे तो किसके पीछे भागे? फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे भागे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर अभी से देखने चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये प्रश्न पूछता कैसे है। तो वो जिस तरीके से पूछता है उसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स की क्लैरिटी जरूरी होती है। और खास तौर से एनसीईआरटी की किताबें, 9 से 12 तक के बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें बहुत बारीकी से अध्ययन करनी चाहिए। वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आती है। मैं हर बार एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे आपसे मैंने पूछा, 4 ऑप्शन दिए कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कहां हुआ था? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मेमोरी बेस्ड है, यानी याददाश्त। जिसको याद है वो लिख देगा, जिसको याद नहीं हो नहीं लिख पाएगा। अब प्रश्न ऐसे नहीं आते परीक्षाओं में। अब मेमोरी बेस्ड रटंत विद्या वाले प्रश्नों की संख्या घट के 30%, 25% रह गई है। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, गहरे क्वेश्चन। तो वो इस क्वेश्चन को वो कैसे पूछता है? तो एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन पेपर पर भारत का एक ब्लैंक नक्शा बनाता है, प्रिंट करता है कि देखिए साहब ये भारत का नक्शा है, इस पे कहीं कोई कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक नक्शा है, और इस पर 4 मार्क से डॉट कर दिया, ए बी सी डी, 4 जगह डॉट लगा दिए, ए बी सी डी। अब प्रश्न वो ये करता है कि इन 4 डॉट्स में से वो वाला डॉट पहचानिए जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। सो नाउ द सिचुएशन इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड।
अब और इसके ऊपर वो और मिर्च मसाला लगाता है। वो क्या करता है, गुजरात में 2 जगह डॉट लगा देता है। अब जिस बच्चे को यह पता है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, अब फिर वो कंफ्यूज हो गया कि अब इस नक्शे पे मैं कैसे पहचानूं कि पोरबंदर कहां है और दाहोद कहां है और दूसरी जगह कहां है। तो आप देखिए, एक ही प्रश्न को पूछने की विधि कितनी उल्टी हो गई, 360 डिग्री चेंज। और हम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे हमारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछते आए हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बच्चे स्कूल की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। एक बच्चा जो स्कूल की परीक्षा में 95% मार्क्स लाता है, लेकिन वो आईएएस की एग्जाम पास नहीं कर पाता। आपको पता है कि आईएएस की परीक्षा में हर साल 14 लाख बच्चे बैठते हैं, 14 लाख। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे क्लियर कर पाते हैं। अब आप देखो, 14 लाख में से केवल 10,000 क्लियर कर पाए, और फाइनल होते होते तक केवल 700 से 800 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उसमें से भी आईएएस केवल 100 ही बनते हैं। तो 14 लाख बच्चों ने आईएएस बनने का सपना देखा और केवल 100 बच्चे आईएएस बन पाए। कितना टफ कंपटीशन है। लेकिन हम इस चीज को समझते ही नहीं है कि हम स्कूल में, हमको स्कूल का उपयोग किस काम के लिए करना चाहिए। हम परसेंटेज के पीछे भागने में स्कूल का उपयोग करते हैं, और जब आप परसेंटेज के पीछे भागते हो तो आप जैसे तैसे रट करके चीजों को रोट लर्निंग करते हो, रटंत विद्या, बस रट लो और पास हो जाओ, रट लो और पास हो जाओ। लेकिन उससे अब आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपके ये स्कूल के टीचर्स बैठे हैं, इनके प्राण खा जाने चाहिए। आपको कंसेप्ट क्लियर करवाओ इनसे कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए हमको। इनको 1 मिनट फ्री नहीं घूमने देना चाहिए आपको। ये यदि स्टाफ रूम में बैठे हैं, वहां चले जाइए इनकी जान खाने। लेकिन इनसे पूछिए कि समझ में नहीं आ रहा है सर, ये कंसेप्ट क्या है, ये परीक्षा में ऐसे पूछा है। अभी हमारी पूरी तैयारी उल्टी होती। अभी हम क्या करते हैं, किताब में जो लिखा है वो पढ़ाई करते हैं। जमाना ही बदल गया है भाई। अब किताब से पढ़ने का समय नहीं है। अब किताब को कैसे पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब तो वही है सबके पास, एनसीईआरटी, लेकिन इस किताब को पढ़ा कैसे जाता है। तो जब हम अनसॉल्व्ड पेपर को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि अच्छा, क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है। तब हम देखते हैं कि यार, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो ये चीज किताब में कैसे एक्सप्लेन की हुई है। तो आपको किताब में वो चीज कहीं छुपी हुई मिलती है। यदि उस छुपी हुई चीज को आप निकाल पाते हो, तब आप प्रतियोगिता परीक्षा क्लियर कर सकते हो। नहीं तो मेरी गारंटी है कि आप में से कोई प्रतियोगिता परीक्षा क्लियर नहीं कर सकता। और आप देख लेना कि आपके 12वीं में अच्छे नंबर आ जाए, 10वीं में अच्छे नंबर आ जाए, कितने दिन मिठाई बटेगी? क्यों बता, कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और कितने दिन? इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा में फेल हो गए तो पूरी जिंदगी सजा मिलेगी इसकी। 40 साल तक सजा भुगतोगे इसकी। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि स्कूल का उपयोग हमको बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट्स की तैयारी के लिए करना है, परसेंटेज के पीछे भागने के लिए नहीं। यह मेरा 5वां सूत्र। 6ठा सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी करियर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो ग्लैमर और आकर्षण के पीछे मत भागो। मैंने ये देखा है, जब भी मैं किसी स्कूल में जाता हूं तो मुझसे बच्चे बोलते हैं, सर हमको तो पुलिस अधिकारी बनना है, हमको कलेक्टर बनना है, आपके जैसा कलेक्टर बनना है। तो मैं पूछता हूं, अच्छा तुम्हारे में बुद्धि आई कहां से? तो पता चलता है कि उन्होंने YouTube पे वीडियो देखे, इंस्टाग्राम पे रील देखी, और उनको लगने लगा, उनके मन में उबाल आने लगा कि उनको कलेक्टर बनना है। जमीन पे कोई तैयारी नहीं, परीक्षा की कोई जानकारी नहीं, कोई समझ नहीं हमको कि परीक्षा है क्या, लेकिन बनना है साहब कलेक्टर। अरे भाई, ऐसे कैसे कलेक्टर बनोगे? ऐसे कैसे न्यायिक सेवा के अधिकारी बनोगे जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं? तो फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं लड़कियों को और लड़कों को कि भाई, आपके माँ बाप यदि आपसे कह दें कि चुपचाप इस लड़की से शादी कर लो या चुपचाप इस लड़के से शादी कर लो, आप कर लोगे क्या? नहीं। हम उसके बारे में पता करेंगे, उससे बात करेंगे,
उसके परिवार के बारे में पता करेंगे। जब हमारी सोच और उसकी सोच मिलेगी, जब हमारा स्वभाव और उसका स्वभाव मिलेगा, हमको लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, तब हम शादी के लिए हाँ कहें। तो ऐसे ही करियर भी अगले 40 साल की तैयारी है। बिना सोचे समझे केवल इमोशनल फूल बन के कुछ भी सोच लेना कि हम तो ये बनेंगे साहब, और माँ बाप को पागल कर देते हैं फिर कि हमको तो कोचिंग लगवा दो, हमको ये करवा दो, हमको वो करवा दो। बिना सोचे समझे, बिना चीजों को जिना बिना मैं इसीलिए कहता हूं दो चीज बहुत जरूरी, सिलेबस पढ़ना और अनसॉल्व पेपर देखना। आप जो भी परीक्षा देना चाहते हो, आप क्लैट देना चाहते हो, आप डिजाइन टेस्ट देना चाहते हो, आप कैट देना चाहते हो, आप नाटा देना चाहते हो, आप जेई देना चाहते हो, आप नीट देना चाहते हो, आप यूपीएससी देना चाहते हो, आप एनडीए देना चाहते हो, जो देना चाहते हो, रीड द सिलेबस। परीक्षा में पूछा क्या जाता है, तो सिलेबस बताता है कि परीक्षा में पूछते क्या है, और अनसॉल्व्ड पेपर बताता है कि वो कैसे पूछते हैं। एक हो गया क्या पूछते हैं, और अनसॉल्व्ड पेपर बताएगा कैसे पूछते हैं। ये दो चीजें आप यदि पढ़ लोगे ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस परीक्षा के लिए बने हो कि नहीं बने, आपसे ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों चीजें आप देख लें। और भगवान के लिए इमोशनल फूल मत बनो भाई, भावनात्मक मूर्खताएं मत करो कि केवल वीडियो देख ली और चले पीछे, ये मानसिकता नहीं रखनी है। जो बच्चे, अगला सूत्र है मेरा थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन क्या होती है? एक होती है थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, यानी जो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है उनके करियर को लेकर। कितने बच्चे ऐसे हैं यहां जो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, उनको पता है कि उनको क्या करना है? गुड। सो ये इतने बच्चे हैं। बाकी के बच्चे मैं उनके हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा। बाकी के जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो कंफ्यूज है कि ये करे कि ये करे, तो उनको थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन पे काम करना चाहिए। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन क्या कहती है कि आप खुद से पूछो, परिवार से पूछो, रिश्तेदारों से पूछो, दोस्तों से पूछो कि यार मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैं क्या कर सकता हूं आगे चल के। आपने लिस्ट किया कि मैं 5 चीजें बहुत अच्छी कर सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं फार्मासिस्ट बन सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। एंड देन फिर एक एक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता करिए कि उसमें क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है, उसके अनसॉल्व पेपर्स क्या हैं, उस एग्जाम को कैसे दिया जाता है, कब दी जाती है एग्जाम, उसके लिए कहां कोचिंग होती है, क्या होता है। और फिर एक एक को बाहर करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ कि ये मेरे से बनेगी, ये मेरे से नहीं बनेगी, ये मेरे से बनेगी, ये मेरे से नहीं बनेगी, जो भी है। तो इस तरीके से आप फिर फाइनल सिलेक्शन पे आते हो। और आप ये भी कर सकते हो, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि प्लान ए और प्लान बी दोनों रखें। प्लान ए हमारा ये, और यदि ये चूक गया तो प्लान बी। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन पे आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा 7वां बिंदु है आपके लिए, वो है मोबाइल फोन और इंटरनेट। सो मोबाइल फोन और इंटरनेट से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट का जितना उपयोग आप कर सकते हैं करें। हमारे बीच हमारे जिले के युवा और ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक